प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों बच्चों के लिए 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देना है। और इसी का तैयारी हम लोग वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। पार्ट 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले इस परिवार का सदस्य बन जाइए। सदस्य बनने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर आप विभिन्न विषयों के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख सकते हैं। देर न करते हुए आपसे कहना है कि आप लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। इसका नाम हम लोग दिए हैं पार्ट 4। पहला क्वेश्चन है, स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन से हैं। तो ये जो ए है, बैंक दर में वृद्धि, फिर है खुले बाजार में प्रतिभूतियों बेचना, नगद कोष अनुपात में वृद्धि, ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। दूसरा है, अपस्फीति अंतराल किसकी माप बताता है। तो ये बताता है न्यून मांग की। न्यून मांग मतलब हो गया कि पूर्ति अधिक होगा और उसका मांग कम होगा, तो उसको हम लोग न्यून मांग कहते हैं। फिर अगला है, इनमें से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मूल्य का स्थिरीकरण मुद्रा का कार्य नहीं है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत तथा कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है, तो बढ़ता जाता है। व्यावसायिक बैंक है, तो व्यावसायिक बैंक है ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं और ग्राहकों को ऋण भी देते हैं, तो इसका डी आंसर हो जाएगा बी और सी। जबकि नोट निर्गमन करने का कार्य केंद्रीय बैंक का है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 में। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा हुआ है, तो नर्सिंग कमेटी। निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। तो वित्तीय नीति का नियंत्रण। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1949 में। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। तो चलन मुद्रा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था। तो इंपीरियल बैंक। भारत में कौन सा बैंक साख सृजन करता है। तो व्यावसायिक बैंक। बजट, तो बजट सरकार के आय व्यय का ब्यौरा है, सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज भी है और सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। असंतुलित बजट में क्या होता है। तो आय व्यय से अधिक होता है, मतलब आय व्यय से अधिक होता है, नहीं, व्यय जो है वो आय से अधिक होता है। यहाँ व्यय हो जाएगा पहले, व्यय आय से अधिक होता है, आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है। घाटा ऋण या नोट छापकर पूरा किया जाता है। इसमें तो आपका बी और जो सी है ये सही है, बाकी ये वाला जो है गलत है, तो यहाँ आपका डी आंसर हो जाएगा। विनिमय दर का अर्थ है, तो विनिमय दर का अर्थ इनमें से सभी हो जाएगा। रोजगार गुणक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो केन्स, J.M. केन्स 1936 में अपना किताब लिखे थे द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी, और उसी में उन्होंने गुणक सिद्धांत दिया था। अगला है, किसी समान वस्तु की मांग वक्र की ढाल होती है तो ऋणात्मक होती है, मतलब बाएं से दाहिनी ओर भी गिरती है मांग वक्र। सम सीमांत वितरण नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है, तो ए भी है और बी भी है, दोनों है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। मतलब इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इसलिए दोनों इंडिकेट कर रहा है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। एक ऋजु क्षेत्रीय या खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त क्या होगी। तो ए बी सी तीनों होगी, इसलिए इनमें सभी। यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त निवल, यहाँ निवल हो जाएगा, निवल आय ऋणात्मक है तो सकल घरेलू उत्पाद अधिक होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, मुद्रा में नहीं मापा जाता, संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा, मतलब ए भी सही है और सी भी सही, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न में कौन सीमांत वित्त ह्रास नियम का अपवाद नहीं है। तो रोटी और दूध जो है वो अपवाद नहीं है। एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है। तो शून्य होती है। एक पूर्णतया बेलोदार मांग वक्र जो होता है वाई अक्ष के समानांतर होगी। उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे हम लोग कहते हैं वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, या पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल भी बोल सकते हैं। आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। तो गिफिन वस्तुओं की।
किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कुल घरेलू उत्पाद। निम्न में कौन शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है? तो शाख नियंत्रण की दो विधि है, गुणात्मक और परिमाणात्मक। तो यहाँ पूछता है गुणात्मक कौन है? तो बैंक दर में परिवर्तन, ये गुणात्मक विधि है। एकाधिकारी फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, तो औसत आय बराबर सीमांत लागत, ये नहीं है सर। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आर्थिक वस्तु है? आर्थिक वस्तु मतलब जिसको हम लोग पैसा से खरीदते हैं, तो वो हो जाएगा टेलीविज़न। निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो गया। आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है? तो चुनाव की। निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक क्रियाओं का ढांचा खड़ा है? तो असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन दोनों पर, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 36 है, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में कौन से प्रकार हैं? तो इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है क्या, कैसे, किसके लिए। तो यहाँ क्या उत्पादन हो है, किसी विधि से उत्पादन हो, किस विधि से उत्पादन मतलब कैसे उत्पादन हो, और किसके लिए उत्पादन हो, ये तीनों है। जबकि ये विदेशी व्यापार कैसे बढ़े, ये समस्या नहीं है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो यहाँ हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न में कौन स्थिर लागत नहीं है? तो बीमा की किस्त। अवसर लागत को कहा जाता है? तो हस्तांतरण लागत। आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या होता है? तो पहले बाईं फिर दाईं ओर खिसक जाता है। एक लंबवत मांग वक्र का अर्थ है कि आवश्यक वस्तु आवश्यक आवश्यकता है। मांग वक्र नीचे झुकती है बाएं से दाहिनी ओर। उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की, तो यहाँ तीनों कंडीशन होगा, इसलिए इनमें से सभी। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहाँ पर सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है, ये मार्शल के अनुसार है। अब हम लोग पार्ट 5 के प्रश्नों को देखेंगे। टोटल हम लोग 7 पार्ट इसमें कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी हम लोग पार्ट 5 को देखते हैं। तो पार्ट 5 में हम लोग है पहला क्वेश्चन, सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं, तो इसको हम लोग गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र क्या अवधारणा जुड़ी है? तो सैमुअल्सन से। उत्पादन संभावना वक्र क्या है? तो अक्ष की ओर उन्नतोदर होता है। यदि किसी वस्तु की मूल्य मांग की लोच ईपी बराबर 0.5 हो तो वस्तु की मांग क्या होगी? तो पूर्णतया लोचदार है। निम्न में कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है? तो आय विधि जो है, आय प्रणाली, वो मांग की लोच का माप का विधि नहीं है। कुल व्यय प्रणाली प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, प्रतिशत विधि जो है फ्लक्स ने दिया था, और बिंदु विधि जो है के.ई. बोल्डिंग ने दिया था। निम्नलिखित सारणी से मांग की लोच ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको मांग की लोच ज्ञात करना है, तो आप लोग देख सकते हैं मूल्य यहाँ दिया हुआ है और मांग की मात्रा दिया हुआ है। तो जो शुरू का मूल्य है उसको हम लोग P मानेंगे, तो P बराबर आपका 10, और सेकेंड वाला जो है 9, वो P1 हो गया आपका 9, Q हो जाएगा आपका 20, और Q1 हो जाएगा 25। तो हम लोग डेल्टा P पहले निकालेंगे, मतलब P1 में P को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -1, और डेल्टा Q निकालेंगे, मतलब Q1 में Q को घटा देंगे तो हो जाएगा 5। अब मांग की लोच का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं मांग की लोच का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा Q बटा Q गुना P बटा डेल्टा P। इस फॉर्मूला में बैठा देंगे, तो माइनस डेल्टा Q हम लोग कितना निकाले थे? तो हम लोग निकाले थे 5 का, कि 25 में 20 को घटा देंगे तो 5 ही आएगा, और Q होगा शुरू का मात्रा कितना है? 20 गुना P मतलब शुरू का मूल्य कितना है? तो 10, और डेल्टा P कितना निकलेगा? तो 9 में 10 को घटा देंगे तो -1, तो ये माइनस माइनस कट गया, 10 दूनी 20, और 2 से 5 को भागा देंगे तो आ जाएगा 2.5। तो आपका ये बी जो आंसर है यहाँ पर 2.50, ये आपका सही है, तो यही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्लक्स ने किया था। मांग के नियम का आधार है तो उपयोगिता ह्रास नियम। मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जिस गति से परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है मांग की लोच।
कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग, तो यहाँ कॉफ़ी या जो चाय है वो प्रतिस्थापक वस्तु है, इसलिए कॉफ़ी का अगर मूल्य बढ़ेगा तो चाय का मांग भी बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा घटक मांग की लोच को प्रभावित करता है? तो वस्तुओं की प्रकृति। मांग की लोच की माप निम्न में से किस विधि से की जाती है? तो कुल व्यय विधि मार्शल ने दिया था, प्रतिशत अनुपातिक रीति है सो फ्लक्स ने दिया था, और बिंदु रीति के ई बोल्डिंग ने दिया था। तीनों विधि से होता है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। 13 है, किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है? तो उपभोक्ता की आय से। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग बेलोच होती है? बेलोच मतलब जिसका मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव मांग पर नहीं पड़ेगा, तो दवा। अगला है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है ऋणात्मक। कीमत लोच मापने की रीतियां हैं, तो उपयुक्त सभी। मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये सी नंबर आप देख सकते हैं, मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बट्टा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ये मांग की लोच का फॉर्मूला है। फिर है, किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है? तो तीनों कारणों से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। विलासिता की वस्तुओं की मांग होती है लोचदार। मांग के लिए निम्न में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो उपयुक्त सभी। किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? तो अनिवार्य वस्तुएं। निम्नलिखित उदाहरण में कीमत लोच क्या होगी? तो इसका हम लोग फिर देखेंगे। यहाँ P1 लिख दिया, इसको P2 दिया है, यहाँ Q1 लिखा हुआ है, यहाँ Q2 लिखा हुआ है। तो P1 हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा P निकालेंगे, तो यहाँ 4 में 5 को घटा देंगे तो -1 हो जाएगा, और डेल्टा Q जो है आपका 15 में 10 को घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। अब आपका फॉर्मूला है EP बराबर माइनस डेल्टा Q बटा Q गुना P बटा डेल्टा P, इसमें बैठा देंगे तो यहाँ पर माइनस डेल्टा Q मेरा कितना हो जाएगा 5, Q हो गया शुरू का मात्रा कितना है 10, P हो गया शुरू का मूल्य कितना है 5, और डेल्टा P आपका 4 में 5 को घटाएंगे तो माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस कट गया, 5 दूनी 10, और 2 से 5 को भागा देंगे तो 2.5 मेरा आ जाएगा, तो इसका ए आंसर हो गया। अगला है, मांग के निर्धारक तत्व है? तो उपयुक्त सभी। पूर्ण तथा बेलोचदार मांग वक्र होता है? तो ऊर्ध्वाधर। निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है? तो इनमें सभी। निम्न में कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है? तो इनमें से सभी। किस वर्ष विश्व में महामंदी हुई? तो 1929। केन्स का अर्थशास्त्र क्या है? तो पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र है। कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग देख सकते हैं B और C, मतलब B के बराबर होता है 1/1/MPS, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/MPS, ये सही है। और ये है C वाला है 1/1 - MPC, ये दोनों सही है आपका B और C, इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो पहला वाला है K बराबर 1/MPS, ये सही है। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इनमें से सभी। केंद्र से निकली सीधी पूर्ति रेखा की लोच होती है, केंद्र मतलब यहाँ से निकला हुआ पूर्ति की लोच क्या होगी? तो 1 होता है, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा इसका। पूंजी खाते में निम्न में कौन मद है? तो विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत क्या है? तो इनमें से सभी। सरकारी व्यय जिसमें परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है कहलाता है? तो वो कहलाता है बजट व्यय। निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर है? तो आपका A और B दोनों है, मतलब आयकर और निगम कर। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो उत्पाद शुल्क और बिक्री कर को। निम्न में कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि नहीं है? तो उपभोक्ता साख पर नियंत्रण। नरसिंह समिति की स्थापना हुई थी? तो बैंकिंग सुधार के लिए। निम्न में से किस में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है? तो वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत की अर्थव्यवस्था है। अल्पकालीन औसत लागत वक्र समानता होता है? तो U आकार का। परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है, जिसमें उत्पादन के प्रथम चरण में क्या होता है? तो केवल औसत उत्पादन बढ़ता है, मतलब ये इस तरह होता है।
तो ये है आपका प्रथम अवस्था, तो इसमें क्या होता है, ये बढ़ता है। ये आपका कुल उत्पादन था, तो केवल औसत उत्पादन बढ़ता है। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो शून्य होती है। रिकार्डो के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है तो मांग द्वारा। तो ये थे आपके 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम लोगों ने सेट देख लिया पार्ट 5 और 6। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 और 8 के प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।